जय हिंद दोस्तों। हम लोग इतिहास के क्रम को लेकर चल रहे थे, उसको आज आगे आजादी तक हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। आज आजादी के बाद की कुछ घटनाक्रम को देखते हैं। अंग्रेजों ने जो अधिनियम पारित किया था, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ध्यान रखेंगे, उसमें भारत ही से लिखा है, पाकिस्तान कहीं भी नहीं लिखा है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसमें साफ तौर पर उन्होंने बोला था कि भारत एक देश बन जाएगा, एक पाकिस्तान देश बन जाएगा, और यहाँ की जो रियासतें हैं वो फ्री हैं, चाहे तो भारत में जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में जाएं, और चाहे तो स्वतंत्र रहे। ये अधिनियम में ही एक पेज बता गए थे हमको। ये तो भला मनाए सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि उन्होंने देश का एकीकरण किया, तो कई सारी समस्याएं वहीं से शुरू हो गई थी। एक समस्या और बहुत पहले से चल रही थी, जो कि उसकी शुरुआत हो गई थी 16 अगस्त 1946 से। ये थी डायरेक्ट एक्शन डे, अर्थात सीधी कार्यवाही दिवस। आपको पता होना चाहिए, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो गांधी जी कहाँ थे? ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में, तमाम एग्जामों में कई तरीके से पूछा गया है। उस दिन गांधी जी कहाँ पर थे? तो गांधी जी उस दिन एक ऑप्शन कलकत्ता लगता है, ये भी चेक होता है। एक ऑप्शन नोआखोली और पास चले जाएंगे हम लोग। अगर नोआखोली भी नहीं देता है तो एक ऑप्शन हो जाएगा बेलाघाट। अब हमारी कहानी सिर्फ पेपर को लेके है, उसके 4 ऑप्शन। सीधे पश्चिम बंगाल लगा सकते हैं, बंगाल भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे ऑप्शन होंगे, कलकत्ता भी ऑप्शन हो सकता है। नोआखोली सबसे सही ऑप्शन है, जगह नोआखोली थी, और जो लोकल प्लेस था वो बेलाघाट था। गांधी जी यहाँ पे दंगे शांत करवा रहे थे। दंगे आप समझिए 16 अगस्त 1946 से चल रहे थे, और ये चलते चलते आजादी मिल के तकरीबन 1 साल बीत गया, लेकिन दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दंगों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था, ये बंगाल वाला क्षेत्र था, ये बिहार का क्षेत्र था, यहाँ पे दंगे अधिक मात्रा में हो रहे थे। तो सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण, गांधी जी ने यहाँ पे दंगे शांत कराने का पूरा प्रयास किया। गांधी जी के साथ गांधी जी के एक सचिव थे, प्यारेलाल। गांधी जी के 2 सचिव को ध्यान रखेंगे, एक महादेव देसाई और दूसरे प्यारेलाल। महादेव देसाई का निधन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हो गया था, जिनकी समाधि आगा खां पैलेस में बनी हुई है। और प्यारेलाल आगे तक चलेंगे, यहाँ पे गांधी जी के साथ प्यारेलाल थे। गांधी जी ने भरसक प्रयास किया, वहां की मुस्लिम लीग की सरकार थी, वो कोऑपरेट कर रही थी, कुछ हिंदू संगठन भी कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन शांत नहीं हो पा रहा था। लेकिन भरसक प्रयास ये जारी था। गांधी जी ने आमरण अनशन करना शुरू किया, लेकिन उस आमरण अनशन में जितने भी राजनीतिक दल थे, हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन, उन्होंने गांधी जी को आश्वासन दिया कि हम लोग अब मिलके इस पे काम करेंगे। दंगों में कुछ राहत दिखना शुरू होती है, आगे बात बढ़ती है। तकरीबन हम लोग पहुंचते हैं जनवरी 1948 की तरफ। 13 जनवरी 1948 को गांधी जी के पास जो शरणार्थियों के शिविर थे, वहां से एक चिट्ठी आती है। कई जगहों से चिट्ठियां आती हैं कि अब हम लोग शांत रहेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। 13 जनवरी की बात इसलिए हम बता रहे, पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 बातें होती हैं, एक पेपर निकालने के लिए पढ़ा जाता है, और एक मन को अच्छा लगने के लिए पढ़ा जाता है कि मजा आ जाए। मजा के लिए तमाम न्यूज चैनल वगैरह है, आप उनमें देखो, पिक्चर देखो तो मजा आ जाती है, हमको पढ़ना है। तो 13 जनवरी की डेट इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि 13 जनवरी की मुश्किल से 15 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी। ये इंपॉर्टेंट बनता है, यानी 15 दिन पहले लोगों ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि ठीक है, अब बवाल नहीं होंगे, दंगे नहीं होंगे। तो उसके 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी गई। और इसको जो पेपर में पूछता है, कभी कभी शहीद दिवस पूछता है। शहीद दिवस में पेंच है, पेंच ये है कि 23 मार्च का एक शहीद दिवस है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी, और एक ये भी शहीद दिवस है। तो कभी कभी 23 मार्च को शहीदी दिवस चेक करता है, शहीदी, ठीक है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस चेक करता है। अगर मान लीजिए 30 जनवरी का ऑप्शन नहीं है, तो शहीद दिवस हम 23 मार्च को टिक करेंगे। अपनी पूरी कहानी ABCD ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलती है। जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम एक किताब से पढ़ के चले जाएं, 2 किताब से पढ़ के चले जाएं, उसी क्रम में ही हमको पेपर में मिल जाए। हमको क्वेश्चन को बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लेफ्ट राइट अप डाउन को चेक करना पड़ता है। तो ये गलती होती है, 23 मार्च की गलती यहां से बनती है। हमने वो क्वेश्चन भी आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन ये बनता है। गांधी जी की हत्या जब हुई तो दंगे फिर भड़कने के चांस थे।
सरदार पटेल को अंदाजा था, सूचना ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ही के हाथ में थी उस टाइम पर, ये सबसे पहले जाते हैं रेडियो स्टेशन पर और एक बात बोलते हैं कि आप लोग शांत हो जाए। किसी मदांध व्यक्ति ने गांधी की हत्या की है, ना वो हिंदू था ना ही वो मुस्लिम था। दंगे को रेट थोड़ा सा रुकता है, ना तो दंगे बढ़ जाते, गांधी जी को मारा, हिंदू मुसलमान फिर आपस में लड़ जाते। तो इस व्यवस्था को रोकने के लिए सबसे पहले सरदार पटेल रेडियो स्टेशन पे जाके इस बात की व्याख्या करते हैं। बाद में फिर नेहरू भी जाते हैं कि भाई आप दंगे ना करें, अब गांधी जी हमारे साथ नहीं रहे हैं। इस तरीके के दंगों को रोकने का प्रयास किया जाता है। एक घटनाक्रम ये रहा, इसी पे लॉर्ड माउंटबेटन का एक स्टेटमेंट है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही न कर सके वो गांधी जी ने कर दिया। आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट किसका है, किसके संदर्भ में है, तो माउंटबेटन के संदर्भ में है। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही ना कर सके वो गांधी जी ने कर दिया। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे, इसी सांप्रदायिक दंगे से संबंधित स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक समस्या होती रियासतों का एकीकरण। अभी हमने आपको बताया कि अंग्रेज सबको बता गए थे कि जो भारत में रहना चाहे भारत में रहे। रियासतें तकरीबन 550 से ज्यादा रियासतें थी भारत में, रजवाड़े जिनको बोलते हैं, और जिसे पाकिस्तान में जाना हो पाकिस्तान में रहे। दो देश तो ये बनी रहे, तो जिसको स्वतंत्र रहना स्वतंत्र रहे। आजादी 15 अगस्त 1947 के पहले तक सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सचिव वीपी मेनन आपको बता दें पहले माउंटबेटन के निजी सचिव थे, फिर वीपी मेनन सचिव किसके बन गए, इनके बन गए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और एक व्यक्ति और महाराजा पटियाला जो कि उस समय चेंबर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। इन 3 लोगों की मदद से लगभग रियासतों ने भारत में विलय कर लिया था। उसका मतलब ये था कहीं ना कहीं इनको डर भी दिखाया गया था कि अगर आपकी जनता आपके खिलाफ जाएगी तो आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप जनता के विद्रोह को रोक पाओ। इसमें महाराजा पटियाला जो तत्कालीन चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चीफ थे और सचिव वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 5 रियासत भोपाल, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इन 5 रियासतों ने समर्पण नहीं किया था। भोपाल की बात करें तो भोपाल के जो नवाब थे इनकी कांग्रेस से कभी पट्टी नहीं थी, तो जो कांग्रेस कहना चाहती थी हमेशा इसका विरोध करते थे, हमेशा कांग्रेस के विरोधी रहे थे नवाब साहब। लेकिन अंत में माउंटबेटन और वल्लभ भाई पटेल के समझाने पर इनका एक स्टेटमेंट आया कि हम अपने पड़ोस में उपनिवेश से हम दुश्मनी नहीं ले सकते, और भोपाल ने आत्मसमर्पण किया और भोपाल हमारे यहाँ शामिल हो गया। मणिपुर का खेल ये था, मणिपुर की लोकेशन देख लीजिए, दूर है, नॉर्थ ईस्ट, ज्योग्राफी से आप देखोगे बिल्कुल दूर चला जाता है। यहाँ के राजा हिंदू थे और वो इसको स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। स्वतंत्र रहने में भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, स्वतंत्र रहे कि भाई हम ना तुम्हारे हैं ना इनके हैं, हम अलग देश बनाएंगे। लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर आप ताकतवर नहीं हो, हम स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सरकार जब चलाई जाती है तो कुछ चीजों को हमको अलग नजरिए से देखना पड़ता है। पंडित नेहरू ने यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया। 99% जो जनता थी उसने बोला कि हम भारत में विलय होंगे। राजा साहब जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। जब जनमत संग्रह हुआ तो एक क्वेश्चन देखिए, जनमत संग्रह के आधार पर कौन सी रियासत शामिल हुई? पेपर में तो सबसे ज्यादा पूछा गया वो जूनागढ़ सही है, एबीसी यहाँ जनमत संग्रह हुआ था। अब मान लीजिए जूनागढ़ का ऑप्शन नहीं है पेपर में, ठीक, या एक टाइप से और क्वेश्चन बना दे, वो 7 सिस्टर्स से उठा के 4 राज्य दे दे, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर। अब 7 सिस्टर के जब चारों ऑप्शन एक साथ आते हैं तो जो नया कैंडिडेट होता है जो सिंपल पढ़ाई कर रहा है, एक किताब ले आया पढ़ रहा है, कोचिंग चला गया पढ़ रहा है, जो किताबों में बेसिक लिखा रहता उतना पेपर से आता नहीं है, तो उसके लिए सर का दर्द हो जाएगा। तो जनमत संग्रह से क्या हुआ? मणिपुर का हुआ, मणिपुर मिल गई। जूनागढ़ में भी जनमत संग्रह हुआ था। इन दोनों में जनमत संग्रह है, ध्यान रखेंगे, मणिपुर और जूनागढ़ में। जूनागढ़ की लोकेशन गुजरात है। जूनागढ़ आपको बता दें मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो मूंगफली अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ में स्थित है। जूनागढ़ में भी जनमत संग्रह कराया गया, और यहाँ जो जनमत संग्रह हुआ वो जनमत संग्रह भी भारत के पक्ष में जाता है और इसका विलय भारत में हो जाता है। पाकिस्तान में एक फैमिली सुनी होगी, जुल्फकार अली भुट्टो, फिर उनके आगे बेनजीर भुट्टो, आज के डेट में विदेश मंत्री पाकिस्तान गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो,
जो अपने यहाँ गांधी फैमिली वाली व्यवस्था चली आ रही है, पाकिस्तान के अंदर वो भुट्टो फैमिली चली आ रही है। यानी जुल्फकार अली भुट्टो के जो पिताजी थे वो जूनागढ़ के उस समय मंत्री हुआ करते, नवाब नहीं थे, और इनके माध्यम से शाह भुट्टो उनका नाम था और जूनागढ़ भारत में विलय हो जाता है। भोपाल आ गया, मणिपुर आ गया, जूनागढ़ आ गया। जम्मू कश्मीर आज तक की विवादित जमीन बनी हुई है और सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पे ये हो जाती है कि कहा जाता है कि टेक्निकल मिस्टेक रही कांग्रेस की या नेहरू की, अब जो भी कहा जाए, लेकिन गलती तो हुई। जम्मू कश्मीर की रियासत 15 अगस्त 1947 को हमारे पास नहीं थी, ठीक है, और 26 अक्टूबर को 1947 को हरि सिंह ने साइन कर दिया था, लेकिन एक पेपर पर साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था, और उसके बाद लड़ाई 48 में शुरू हुई। आप समझे आप ये बात आपको पता होगी। जो पास की रियासतें थी जैसे जम्मू कश्मीर, जोधपुर रियासत में भी पाकिस्तान ने पूरा सर लगा लिया था, पूरा जोर लगा लिया था कि जोधपुर हमारे पास आ जाए। महाराजा जोधपुर को तो ब्लैंक पेपर पर साइन मोहम्मद अली जिन्ना ने करके दे दिया था कि जो आपकी डिमांड्स हो वो बता दे, आप सिर्फ जोधपुर को विलय कर ले। लेकिन बाद में बीपी मेनन, माउंटबेटन और सरदार पटेल के दबाव में जो महाराजा जोधपुर थे उन्होंने इसको भारत में मिला दिया। तो जो साइड वाली है, जिन्ना की इच्छा जो किनारे वाली रियासतें उनको दबा लिया जाए तो हमला मतलब हमारे पास आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, मतलब राजा हिंदू तो आबादी मुसलमानों की ज्यादा थी। हरि सिंह की भी एक इच्छा थी कि हम इसको स्वतंत्र देश घोषित करें। हरि सिंह का कहना यह था कि हम इसको एशिया का स्विट्जरलैंड बना देंगे। इधर पाकिस्तान था, इधर भारत था, समझिएगा, और इधर चीन था, हिमालय इनके पास इस क्षेत्र को ये एशिया का स्विट्जरलैंड बनाने के मूड में थे, जिस प्रकार से यूरोप में स्विट्जरलैंड जो कि आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये हिमालय की घाटियों में स्विट्जरलैंड बनाने की इच्छा रखते थे। इच्छा तो हम लोग भी रखते हैं कि आज पेपर पढ़ते कल निकल जाए, नौकरी लग जाए। इतना आसान होता तो क्या था। राजनीतिक बातों को समझ नहीं थी हरि सिंह को, और इनसे जब पटेल ने कहा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। पटेल अपना शांत हो गए, कोई बात नहीं। अब बात आई पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने एक ऐसा हमला किया जो देखने में तो हमला लगे लेकिन पाकिस्तानी हमला न लगे, यानी सैनिकों की वेशभूषा बदलवाई गई, उनको कबाड़ियों की ड्रेस पहनाई गई और ये लगे कि कबाड़ियों ने हमला किया है। हरि सिंह के ऊपर जब हमला हुआ तो हरि सिंह को अंदाजा ये लगा कि हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते हैं। तब हरि सिंह ने पटेल से संबंध मतलब कॉल किया, और कॉल करने के बाद कहा हमारी मदद करो। पटेल ने जवाब मना कर दिया कि हम मदद क्यों करें, इंडियन आर्मी कश्मीर में एंट्री नहीं कर सकती। का क्या हो सकता है, का साइन करो पहले। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हरि सिंह के जो साइन हुए, इसका मतलब था भारत की सेना प्रवेश कर सकती थी कश्मीरी क्षेत्र में। अब युद्ध शुरू हो गया, भारतीय सेना हरि सिंह को डिफेंड करने चली गई। इधर माउंटबेटन ने एक सलाह दी नेहरू को कि आप दोनों देश नए बने हैं तो यूएनओ चले जाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको बनने की बहुत देर नहीं हुई कि 1945 में खुद ही बना था, और बना किनकी बुद्धि से था, जो 5 विश्व विजेता थे, 5 देश जिनको आज वीटो पावर प्राप्त है, इन्हीं लोगों के दिमाग की एक उपज की यूएनओ बना दो। इन्हीं 5 को इसमें वीटो पावर प्राप्त था। 1945 में बना था, पंडित नेहरू अपना यूएनओ चले गए। अब एक बेसिक बात समझिए, जो आदमी पहले शिकायत लेके थाने में जाता है तो पुलिस वाले उसी को डांट देते, उसी के 100 क्वेश्चन होने लगते हैं। नेहरू का भाई आप लोग देखिए यूएनओ बनाए इसीलिए कि युद्ध ना हो, तो आप उसको रोकिए। यूएनओ वाले बोले पंडित जी पहले आप युद्ध रोक दो। पंडित जी ने कहा पहले हम रोक दें, आप युद्ध रोको फिर हम आपको बताते हैं। पंडित जी ने युद्ध रोक दिया। आप अंदाजा लगाइए, ये कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तानी सेना यहां तक आ गई थी और हम यहाँ पे डिफेंड कर रहे थे। पंडित जी ने युद्ध रोक दिया तो जब इधर से गोली बंद हो गई, इधर से गोली चलना बंद हो गई। तो ये लगा पंडित जी को युद्ध रुक गया तो अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी बैकअप नहीं हुए, इन्होंने पूरा ही घेर लिया। और तब से लेकर आज तक की समस्या कहलाती है पीओके। फिर इस समस्या के निदान के लिए कि कश्मीर को कैसे रखा जाए, तो 370 जब शुरुआत बनी थी तब भी लिखा था टेम्परेरी बनाई जा रही है, ये हमेशा के लिए नहीं है। और इस व्यवस्था के तहत कश्मीर को विलय किया गया। अब कश्मीर किस आधार पर विलय हुआ, पेपर के दृष्टिकोण से देखें तो हस्ताक्षर किए। किसने हस्ताक्षर किए थे? हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे।
और उसके बाद कश्मीर हमारा हो गया। 370 हटाई गई है, लेकिन अभी भी एक 35A में एक पॉइंट अभी भी बाकी है, क्योंकि वही एक आधार बनता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। हम लोग कभी गलत नहीं करते, किसी दूसरे की चीज छीनते नहीं है, ये नियत गलत नहीं है। तो इसीलिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको बता दें 1993 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भारत की पार्लियामेंट में पारित किया गया था कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और तब से लेकर जो भी प्रधानमंत्री आए हैं सबने इसको पूरी तरीके से डिफेंड किया। पाकिस्तान हमेशा एक राग अलापा करता है कि यहाँ पे जन्म संग्रह करा दो। एक चीज हम उसको डिनाई कर देते हैं, जन्म संग्रह नहीं कराएंगे। दूसरा, पाकिस्तान एक बात और बोलता है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी बुला दो समझौते के लिए, तीसरा भी तो जिसके सामने समझौता हो। हम इसको भी मना कर देते हैं। भारत बोलता है कि हम संप्रभु देश हैं, आपस में आमने सामने बैठ के बात करो, हम कश्मीर को मामले को सॉल्व करेंगे। तब से लेकर वो व्यवस्था पीओके वाली चली जा रही है, लेकिन कश्मीर भारत का है। अब 370 हट गई है, उसके बावजूद भी पीओके वाला जो हिस्सा है इसमें दिक्कत है। एक बात और ध्यान रखेंगे, एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था पीओके की राजधानी बताओ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी बताओ, तो उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद। आप ज्योग्राफी की बुक लेके बैठो, कहीं पीओके का देश ही नहीं है तो राजधानी कैसे दे देगा वो? जब वो देश ही नहीं तो राजधानी कैसे देगा? लेकिन हमारा जो एग्जामिनेशन है, जो बोर्ड है, वो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाता है कि आप हर किताब पढ़ो जिसका किताब में लिखा है, और आप कर रहे हो एक्चुअल में तैयारी। तो जम्मू कश्मीर की हर इसी की बात ध्यान रखनी है। हैदराबाद की रियासत बड़ी रियासत थी और इस भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। क्वेश्चन दो तरीके से यहाँ पे बने हैं, भारत की सबसे बड़ी रियासत बताओ तो हैदराबाद, और सबसे छोटी रियासत बताओ तो बेल्लारी। हैदराबाद में 80% हिंदू जनता थी, 20% मुस्लिम जनता थी। राजा जो यहाँ के थे नवाब साहब, वो पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट थे, उसको पाकिस्तान में मिलाना चाह रहे थे। अब हैदराबाद की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन यहाँ पे हैदराबाद है, ये कैसे मिल जाएगा भाई? ये मिला बहुत दिक्कत करता है अगर ये परिवार पाकिस्तान चला जाता तो। नवाब के दोस्त हुआ करते थे कासिम रिजवी, ये दिल्ली मिलने आए, सरदार पटेल ने इनको समझाया, काफी एग्रेशन में थे। पटेल से यहाँ तक बोल गए थे कासिम रिजवी कि हम पूरे दिल्ली को एक रंग में रंग देंगे, खून से नहला देंगे। पटेल साहब ने कहा आप शांत रहो, कोई बात नहीं, अभी जिससे हो तो ठीक। इवन पटेल ने कहा जिस स्थिति में आप बने हो उसमें ही बने रहो। ये मानने को तैयार नहीं थे। कुछ दिन बाद वहां पे दंगे हो गए। एक्चुअल कासिम रिजवी के पास एक सेना छोटी थी, ये मान लो गुंडों की सेना रही होगी, तो उन्होंने दंगे शुरू हो गए। जब वहां पे दंगे शुरू हो गए तो इंडियन आर्मी ने अपना कदम उठाया और नाम दिया ऑपरेशन पोलो। सीधा क्वेश्चन बनेगा ऑपरेशन पोलो का संबंध कहां से है? तो ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद के विलय से आता है। पोलो इसलिए इसका नाम रखा गया था क्योंकि उस समय हैदराबाद में सबसे ज्यादा पोलो के मैदान हुआ करते थे। और हैदराबाद का विलय किससे हुआ? ऑपरेशन पोलो के तहत इन्होंने सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और हैदराबाद भारत में विलय हो गया। तो हमने 5 रियासतें बताई, भोपाल, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। 1954 में फ्रांसीसी क्षेत्र, आपको मालूम होगा 1947 में सिर्फ हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे, ठीक है, और अभी भी हमारे जैसे पुर्तगाली थे और फ्रांसीसी थे। ये यूरोपीय कंपनी जो हमारे यहाँ आई, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, और ये जानते हैं 1961 में सबसे लंबा दौर किसका गुजरा यूरोपीय कंट्रीज में, तो पुर्तगालियों का रहा। फ्रांसीसियों की बात कर ले, 1954 तक इनके पास चंद्रनगर था और पूरी पांडिचेरी थी। पांडिचेरी को अगर हम बताएं तो पांडिचेरी 3 राज्यों में फैली, माहे, कराईकल और येनम, ये वाले सब स्टेट इनके पास थे। और मुख्य पांडिचेरी तमिलनाडु में। कहां पे? मुख्य जो पांडिचेरी तमिलनाडु में। ये इन्होंने भारत सरकार को समर्पित की और उसके बाद ये भारत सरकार को मिल जाता है। तो 1954 में फ्रांसीसी हमारे देश से जाते हैं। 1961 में पुर्तगाली, इनके पास दादर नागर हवेली थी, दमन दीव था और गोवा था। इनको भगाने के लिए हमने फिर आर्मी का प्रयोग किया और उसका नाम दिया ऑपरेशन विजय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन विजय में जो 2 क्वेश्चन है, एक तो 1998 का परमाणु परीक्षण, ये भी ऑपरेशन विजय है, और एक भारतीय सेना के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से खाली कराना, ये भी ऑपरेशन विजय रहा। तो ऑपरेशन विजय का संबंध किससे रहा? जब पुर्तगाली क्षेत्रों ने ये गोवा खाली किया
तो गोवा हमको मिलेगा 1961 में। गोवा के साथ दमन दीव, दादर नगर हवेली ये भी थे, और फ्रांसीसी 1954 में। अब आगे क्वेश्चन सेल्फ से बना है, भारत से पूरी तरीके से यूरोपीय कंपनियों से आजादी कब प्राप्त हुई? आजादी तो 15 अगस्त 1947 में प्राप्त हुई, लेकिन यूरोपीय कंपनियों से या यूरोप के देशों से पूरी तरीके से आजादी कब प्राप्त हुई? तो आंसर हमारा क्या लगेगा? 1961 लगेगा। मतलब वो क्वेश्चन में हमसे एनालिसिस करवाने के मूड में है। भाई 47 में अंग्रेज गए, 54 में फ्रांसीसी गए, और 61 में हमारे साथ कौन जाते हैं? ये जाते हैं अंत में पुर्तगाली। और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली यहां से जाते। अगली एक समस्या और थी, जब बंटवारा हुआ तो इधर के मुस्लिम पाकिस्तान चले गए और उधर के कुछ हिंदू भारत की तरफ भागे, कुछ नहीं भागे, वहीं रह गए। हालांकि नेहरू और पटेल चिल्लाते रहे रेडियो स्टेशन पे कि जो बंटवारा हुआ जमीन के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर नहीं हुआ। जैसे कोई बंटवारा आपने देखो, राम मंदिर का बंटवारा धार्मिक आधार पर नहीं हुआ, जमीन के आधार पर हुआ। लेकिन जनता शुरुआत की आवाज की सब एक ही बुद्धि की थी, उन लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। कुछ की प्रॉपर्टी इधर रहेगी, कुछ की उधर रहेगी। अब जो कम हो जाता है, वहां तो मुस्लिम बढ़ गए, यहाँ पे हिंदू बढ़ गए, तो जो ज्यादा हो गए संख्या में, उन्होंने कम वालों का शोषण करना शुरू कर दिया, दंगे हो गए। ठीक है, अब वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, यहाँ पे मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ। अब मुसलमानों के साथ अत्याचार फंस गया, पंजाब आ गए। कई फिल्मों में एक शॉट देखा होगा आपने, इधर से ट्रेन से लाशी गई, उधर से लाशी आई, तो पंजाब से हमारा जो अटारी वाला बॉर्डर है वो एक सीधा साधन था ट्रेन वाला, ये चलता रहा। जब ये सब हो रहा था तो दोनों देशों ने इसके लिए एक कदम उठाया जो कि इतिहास में कहलाया नेहरू लियाकत समझौता। 18 अप्रैल 1950 नेहरू लियाकत समझौता क्या था? आपको सन खाली याद रखना है। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे और पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये बात ध्यान रहे। तो इन्हीं के नाम पर नेहरू लियाकत पड़ गया। 1950 लगाना है बस। ये क्वेश्चन आरोही क्रम में आएगा, 4 घटनाक्रम देगा, आपको सन पता होना चाहिए नेहरू लियाकत का, तो आसानी से 50 लग जाएगा। समझौते में यह था कि हम लोग अपने देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। यानी भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम थे तो इनकी जिम्मेदारी नेहरू के ऊपर आ जाएगी, और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू थे तो वो लियाकत अली की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस तरीके की बात। हालांकि इसका कई लोगों ने विरोध किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केसी योगी ने इनका बड़ा विरोध किया कि इस तरीके के समझौते नहीं होने चाहिए। अगली फिर एक समस्या थी सिंधु जल नदी विवाद। अब सिंधु की कंडीशन आप देखो, ज्योग्राफी में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ कहीं चेमा युंगडुंग पहाड़ी है तिब्बत में, चेमा युंगडुंग, वहां से सिंधु ये निकलती है और सिर्फ ये जाके पाकिस्तान में ऊपर जाती है। अब सिंधु में कुछ नदियां इधर से मिल रही हैं, कुछ नदियां इधर से मिल रही हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान जा रही है। एक क्वेश्चन आप जब सिंधु की बात छिड़ी, भारत की एक ऐसी नदी बताएं जो कि सिर्फ यूनियन टेरिटोरीज में बहती है, सिर्फ यूनियन टेरिटोरीज में बह रही है, तो उसके बाद दूसरे देश में जा रही है, तो वो जाएगी सिंधु। चूंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अब केंद्र शासित बना दिए गए। ये क्वेश्चन अभी क्रिएट है, बिल्कुल पहले नहीं था, क्योंकि राज्य होता था, लेकिन सिर्फ यूनियन टेरिटोरीज में। तो ये पानी सिंधु का इधर जा रहा था। अब पानी भगवान की देन है, फ्री है, उसे कोई रोका नहीं जा सकता। इनके यहाँ भी जमीन की खेती बाड़ी चाहिए, अगर हम रोकते तो समस्या हमारे साथ भी थी, ठीक है। तो भारत कहीं ना कहीं पानी में हस्तक्षेप करता रहा। ये पाकिस्तान वाले अक्सर विरोध करते रहे। तब 1960 में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के हस्तक्षेप के बाद, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मीडिएटर कौन था इसका? तो वर्ल्ड बैंक का। और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय पाकिस्तान के जो मार्शल थे उनका नाम था आयूब खान। ये वही आयूब खान है जिन्होंने की मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। आयूब खान के साथ ये साइन किया 1960 में। अब इसका मतलब ये हुआ, मोटा माटी आपको बताते, 20% पानी भारत यूज करेगा और 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। अच्छा, हम OBBC नहीं कर पाते हैं, सब बह जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ नदियां जुड़ी नहीं है, पानी लेके जाए कहा, वो तो प्राकृतिक चीज है। तो ये सिंधु जल समझौता हुआ 1960। इस पे कुछ लोगों ने कमेंट मारा कि 60 में पानी हमने इसलिए दिया कि पानी के बदले हो सकता हो शांति मिल जाए, लेकिन अब कनेक्ट करें 1965 पाकिस्तान ने फिर हमला कर दिया। तब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। मतलब 60 में हमने पानी दिया,
ठीक है समझौता हो जाए, अच्छा हम लोग होते तो ये इस पे समझौता ना करते, आजादी पे मामला होता है, लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज है, पानी चूंकि इधर से जा रहा है तो हम तो ऑब्वियसली यूज कर ही लेंगे पूरा, लेकिन इनके पास ज्यादा चाहिए। 65 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। 65 का हमला इतना गड़बड़ हमला था कि आपको बताएं, एक तो सूखा पड़ा हुआ था हमारे देश में, अनाज नहीं था, और दूसरा पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इंडियन आर्मी इतनी तरीके तैयार नहीं थी, और यही वो लड़ाई थी जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था, पाकिस्तान बोल रहा था हम आपका PL-480 समझौता रद्द कर देंगे, आप युद्ध मत करो, युद्ध रोक दो। ये भारत का अमेरिका से समझौता था गेहूं आने का। भारत की तरफ से स्टेटमेंट गया लाल बहादुर शास्त्री का हमला हमने नहीं किया है, हमला उन्होंने किया तो जवाब तो हम जरूर देंगे, लड़ेंगे, आप रोकना चाहो गेहूं मत दो हमको गेहूं। बोल गए, आप बोल तो गए, लेकिन देश में वैसे ही सूखा, अनाज नहीं था। इसी युद्ध के दौरान शास्त्री ने देश से आह्वान किया आप लोग एक टाइम का खाना खाएं, और भारत के प्रधानमंत्री की मार्मिक अपील को जनता ने भी माना। उस दौरान लोग बताते हैं कि सोमवार वाले दिन शाम को सारे होटल रेस्टोरेंट बंद हुआ करते थे, और ये वो दौर ही था कि जब मोटे अनाज की रोटियां खाई जाती थी, गेहूं नहीं होता था। अब आप अंदाजा लगाइए, 65 है, देखिए 65 के बाद जब पाकिस्तान ने हमला किया तो तुरंत हमने क्या बनाया, BSF। आज भारत पाकिस्तान की सीमा पे कौन है, BSF। गेहूं की हमें दिक्कत हुई, इसी 65 में हमने बना लिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक लाइन सुनिए कि आवश्यकता या आविष्कार की जरूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बना, 65 में बना, और तुरंत 66-67 में भारत में क्या आ गई, हरित क्रांति आ गई। मतलब चीजों को अगर को रिलेट करते चले जाएंगे तो अपने आप क्वेश्चन आएंगे। ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गए, हरित क्रांति 66-67, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे आ गई, और 65 में बन गई BSF। एक बात और लास्ट आपको बता दें, जय जवान जय किसान एक ऐसा स्लोगन है जो कि अभी तक मॉडिफाई हो रहा है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। यानी किस स्लोगन पे तीन प्रधानमंत्रियों ने आगे काम किया है, तो जय जवान जय किसान। तो आज ये आजादी के बाद के कुछ टॉपिक थे जहां से हमारे सीधे क्वेश्चन बनते, ये हमने आपको बताया। अब इसके आगे हम नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।